ऐसी पीली खेती सरसों की देखने को मिलती है, जहाँ दूर दूर तक आप देख रहे हैं ये पीले फूलों वाली झाड़ी नुमा घास। देखेंगे कि इस घास के अंदर जब से ये पिछले 5-10 साल से ये घास डेवलप शुरू हुआ है, जंगल के अंदर, खेतों के अंदर, खाली पड़े खेतों के अंदर, रास्तों के ऊपर, तब से इस घास ने, इस झाड़ी ने दूसरे घास को बिल्कुल पैदा होने से ही किया है। आप देखें इसके अंदर, झाड़ी के अंदर दूसरा घास कोई है ही नहीं, ज़मीन बिल्कुल खाली है। सभी जगह पूरी ज़मीन के ऊपर इस झाड़ी ने कब्जा कर लिया है। उसी तरह देखा जाए तो एक ये जो बिलायती कीकर होती है, पूरे जंगल के अंदर जहाँ फैल जाती है, वहाँ पर दूसरे पेड़ों को, जैसे अपने ककेड़ा है, खैरी है, जयफोग है, बम्बूल है, दूसरे सभी वृक्षों को इस बिलायती कीकर ने ख़त्म कर दिया है। तो जैसे जैसे मनुष्य के विचार और आचार बदली होते जा रहे हैं, उसी के अनुसार कुदरत भी अपना रूप बदली करती जा रही है मित्रों। जैसे अपने आजकल सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविस्ट बहुत ही तीव्रता के साथ एक्टिवेट हो चुके हैं। उन एक्टिविस्टों की बात मैं कुछ रुक कर करूँगा। पहले आप इस खेती को देखें। यह खेती कोई 20 से 25 साल पहले देखने को मिलती थी। आज एक ही अनाज डाला जाता है खेत के अंदर, चाहे बाजरा डालें या कुछ दूसरा डालें। इस सीज़न में सिर्फ बाजरा ही बोया जाता है। ये इस खेत के अंदर आप देखेंगे कि मूंग, मोठ और कुछ गुआर के पौधे, 3-4 अनाज इकट्ठे बोए गए हैं। तो इससे आपकी ज़मीन की ताकत, जो उर्वरा शक्ति, वो बढ़ती है और दूसरे तरह तरह के अनाज भी मिलते हैं। लेकिन जब से यूरिया की खेती और ट्रैक्टर की खेती चली है, एक ही अनाज बोया जाता है, इससे ज़मीन का स्वभाव भी चेंज हो गया है, बदली हो गया है। तो हम ये देखते हैं कि जो अनाज आपके सामने खड़ा हुआ है, इसको बोलते थे तेड़ा। लेकिन आज के जो ज़मींदार, नए ज़मींदार, उनको तो ये नहीं पता होगा तेड़ा क्या चीज़ होती है। तो हम आते हैं अभी उन एक्टिविस्टों के ऊपर। जैसे जैसे ये एक्टिविस्ट, मनुष्य ने अपने स्वार्थ को लेकर स्वभाव बदली किया है, वैसे तो कुदरत ने अपने आप को बदलाव किया ही है। तरह तरह के जो घास हैं, जो शत्रु घास हैं दूसरे घासों को, जो लाभदायक घास होते हैं, पशु जिनको खाते हैं, इस पीली झाड़ी को कोई छू भी नहीं सकता है, पशु कोई मुंह नहीं लगाता इसको। और कीकर का स्वभाव तो आपको पता ही, बिलायती कीकर का, एक दूसरे पेड़ों को होने देती नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं, जो एक दूसरे को नफ़रत का व्यापार करने के लिए यहाँ सोशल मीडिया पर विभिन्न मंचों के ऊपर आकर खड़े होकर विभिन्न जातियों का, समुदायों का नाम लेकर नफ़रत का व्यापार करते हैं। मैं कहता हूँ, तुम्हारा शासन कब था? कब एक दूसरे का तुम हित और अनित करते रहे? पिछले 1000 का यदि इतिहास देखा जाए तो इस देश के ऊपर विदेशी नस्लें ही शासन करती रही। 75 साल का भी हमारा ये संविधान का शासन, भारत का शासन आया है अभी। और इसी शासन को, इस कायदे कानून को हम सहन नहीं कर पा रहे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर शोषक और शोषित सिद्ध करते हुए नफ़रत का व्यापार करते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने राजकुमार सैनी जी हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों ने शोषण कर लिया। तो इतिहास उठाकर देखो, कहाँ ब्राह्मणों के खेड़े, बड़े बड़े खेड़े बसते रहे, कहाँ ब्राह्मणों ने सेना बनाकर किसी का शोषण किया होगा। आपस में भाई भाई, सगे भाई, एक दूसरे गलत बात का सपोर्ट करते नहीं हैं। तो क्या हम इंसान एक दूसरे के साथ गलत करते रहेंगे किसी कालखंड के अंदर, और एक पूरा समुदाय इकट्ठा होकर उसको मानता रहा होगा? ये संभव नहीं है। कोई किसी को ज़्यादा समय तक किसी के साथ बुरा कर भी नहीं सकता, उसको प्रकृति बदली करती रहती है। तो मैं कह रहा था कि कौन सा कालखंड बताएं आप, हमने इकट्ठे होकर किसी के साथ शोषण किया होगा? आप सामयिक राजनीति करते हुए नफरत का व्यापार कर रहे हैं, और ये नस्लें इस चीज़ को सपोर्ट करती जा रही हैं। इस व्यवस्था को, वर्तमान स्थिति को बदली करना ही उनका उद्देश्य है। जैसे 1526 ईस्वी के अंदर मुग़ल आए थे अफ़गानिस्तान से, उससे पहले गल्फ़ कंट्री के खाड़ी देशों के लुटेरे यहाँ आते रहे थे। मुग़लों के बाद यहाँ अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँची।
तो क्या आप उन शक्तियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? मुख्य धारा का विरोध करके, सनातन समाज का विरोध करके, भारत की राष्ट्रीयता का विरोध करके, एक दूसरे को नीचा दिखाने का दुस्साहस करके, क्या आप उन्हीं विदेशी नस्लों को दोबारा से आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जातियों की गिनती करवा लो, उसी के हिसाब से आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या आप सैकड़ों जातियां भारत के अंदर रहती हैं, अनेकों धर्म रहते हैं, क्या सभी गिनती करवा के क्या आप अलग अलग देश, छोटे छोटे देशों का निर्माण कराना चाहते हो? पहले से ही भिन्नता, कहते थे कि विभिन्नताओं में एकता है, लेकिन मैं नहीं देखता इस देश का जब से आज़ादी से पहले जो यहाँ के शासक रहे, पहले रहे या बाद में रहे, उन्होंने विभिन्नता के अंदर एकता को प्रदर्शित बहुत कम होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? इसका तो वही उत्तर जानते हैं, उनके जो वंशज हैं वो जानते हैं किस उद्देश्य से लेकर इस समाज को विभाजित करते रहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर चोट करते रहे। तो हमें चाहिए तो ये कि पूरे समाज को इकट्ठा होकर जो हमारे सनातन के वो तरह तरह की मुसीबतों के समय से निकलते गुजरते आए, किसी पंक्ति का कहीं कोई अर्थ निकलवा दिया, पूरी रामायण को आप पढ़कर देखें, और लास्ट में जब सुंदरकांड आता है कि सुंदरकांड के अंतिम भाग में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई की इस पंक्ति को लेकर बैठ गए तो मित्रों, इस पंक्ति का अर्थ निकाल सकते हो। अवधी भाषा में ताड़ने का होता है, जब कोई कवि कविता लिखता है तो उसमें शब्दावली का उपयोग अपने भावों से करता है। तो तुलसीदास जी ने ये भावार्थ रखकर कतई नहीं बोला कि किसी मनुष्य को या नारी को पिटाई करके मनाया जाए, उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए, उसको ताड़ित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। ढोल गंवार, ढोल को तो पीटना ही पड़ेगा तभी आवाज़ करेगा। गंवार का मतलब होता है अनपढ़, किसी चीज़ का ज्ञान ना रखने वाला। उसको समझना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको पीटना नहीं पड़ेगा। उसको पीटोगे तो इंसानियत के खिलाफ होगा। शूद्र का काम, शूद्र जो बताया गया है वो किसी नीची जाति का नाम शूद्र नहीं है। शूद्र लोग वो हो सकते हैं, यदि आप उसको निम्न श्रेणी में लेके चलें तो चोर उचक्के, जो मेहनत करके नहीं खाते, अपने से निर्बल पर जोर जमाने वाले, तुलसीदास जी ने उनको शूद्र कहा है। किसी भी जाति के अंदर, किसी समाज के अंदर अच्छे पुरुषों की कमी नहीं है और निम्न पुरुषों की भी कमी नहीं है। तो जो निम्नतम भाव रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो सभी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। जिनको सत्य से प्रेम नहीं, चोरी चकोरी करने में विश्वास रखते हैं, छल की नीति को अपनाते हैं, वो सभी शूद्र कहलाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं इन भाई जो अपने सैनी साहब हैं, ये पूरे समाज के ठेकेदार बने हैं, ओबीसी के, सभी को बोलते हैं मैं इनका शोषण हुआ, ब्राह्मणों ने इनका शोषण किया। आपने सुना होगा यार, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण तो हमेशा से गरीब कहलाए, शिक्षा देते रहे, कमा कर खाते रहे। कभी आपने देखा ब्राह्मण हुए? तो आपको पहले आप अपने जो जाट भाई हरियाणा के हैं उनका नाम ले लेकर नफरत फैलाते रहे। आपको क्या मिला? आज समाज के बीच में आकर देखें, गांव-गांव में जाकर देखें, मंचों को छोड़ें, तब देखें हमारे दलित भाई, राजपूत, यादव, जाट और पूरी जाति समाज कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ ताना बाना बना हुआ है। तो आप उस ताने बाने के शत्रु क्यों बने हुए हो? क्या आप अलग अलग होकर विदेशी नस्लों का मुकाबला कर पाओगे? क्या विदेशी नस्लें यहाँ पर ताकतवर होकर यहाँ पर जम जाएंगी, इस समाज की स्थिति को बदली कर देंगी?
तो क्या आपके संविधान को यहाँ टिकने देंगे? क्या पहले टिकने दिया था? तो इस सभी स्थिति को, सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं उन सभी राष्ट्रवादी ताकतों को, एक एक राष्ट्रवादी आदमी को, भारत के सपुत्र को ये कहना चाहूँगा कि कभी कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता मित्रों। ये इंसान की फितरत होती है, इंसान के अंदर जहाँ दया भाव होती है, यदि एक एक का यदि श्वास टकर जाए तो उसमें हो सकता है 19-20 का अंतर हो जाए, एक दूसरे के साथ कोई गलत कर सकता है, लेकिन जब सामाजिक बात आ जाए तो हम एक दूसरे की गलत बातों का सपोर्ट नहीं किया करते हैं। 19-20 को छोड़कर पूरे समाज के अंदर न्याय व्यवस्था होती है, चाहे वो राजा की व्यवस्था रही हो, चाहे प्रजातंत्र शासन रहा हो, कैसा भी रहा हो, उसके अंदर आप ज़्यादा किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो, ना आपका दिल करता है गलत करने का। ये तो राजनीति के जो तुच्छ राजनीति वाले हैं, सामयिक राजनीति करने वाले हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है, एक दूसरे को लड़ा के कुछ वोटों पर कब्जा कर लेते हैं, नफरत फैला लेते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूँगा और कहूँगा कि इस फैलती नफरत को और ना फैलाएं, समाज को कमज़ोर ना करें, एकता भाव का, संगठनात्मक शक्ति को सहारा दें, ताकि ये भारत देश सनातन संस्कृति, जो इंडस वैली से यहाँ जो संस्कृति डेवलप हुई थी, हिंदुस्तान जिसको बोला जाता था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, लेकिन पहले वो हिंदू है, भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक मनुष्य हिंदू है। तो आप हिंदू राष्ट्र का या हिंदुत्व का विरोध किस उद्देश्य को लेकर करते हैं? एकता को सहारा दें, धर्म और नीति का विरोध ना करें। डिग्री अपनी जगह होती है, खाना कमाना अपनी जगह होता है, लेकिन आप धर्म के नाम पर, नीति के नाम पर एक संगठन बना सकते हो, एकता का संदेश दे सकते हो, एक जगह बैठ सकते हो, लेकिन यदि आप धर्म और नीति को मानने का विरोध करते हो, मानते नहीं हो, उसका पतन करना चाहते हो, तो आप इकट्ठे नहीं रह सकते हो। और जो लोग इकट्ठे हैं, विदेशी नस्लें हैं, वो आपको इस धर्म की ताकत पर इकट्ठे होकर आएंगे और आपको अलग अलग बैठे बैठे वो सभी इकट्ठा कर लेंगे और अपने धर्म को और अपनी स्थिति को, अपनी संस्कृति को आपके ऊपर दोबारा से थोप देंगे, आपको मानना पड़ेगा। इसलिए यदि आप अपने आप को बदली नहीं करना चाहते हो, अपने बुजुर्गों की परंपरा को, रीति रिवाज को अपने मन के अंदर, अपने देश के अंदर संजो के रखना चाहते हो, यदि उससे आपको प्रेम है, तो अवश्य आप नीति धर्म को सपोर्ट करें, सत्य सनातन को सपोर्ट करें, सच्चाई को सपोर्ट करें, उसको सहारा दें। इस देश की धरती को अपमानित होने से बचाएं। तो मैं यहाँ किसी का विरोध ना करते हुए एक बार एक संदेश देते हुए इन एक्टिविस्टों से ये कहना चाहूँगा कि आप समाज के बीच में जाते हो, बहुत अच्छी बात है, राजनीति करते हो, बहुत भी अच्छी बात है, सभी करते हैं राजनीति, लेकिन आप ऐसे उद्देश्यों को लेकर राजनीति करें, ऐसे विषय सामने लेकर आएँ जिससे जनता का भलाई होती नज़र आए, समाज की भलाई होती नज़र आए। नफ़रत फैलाने वाली राजनीति करके यदि आप शासक बन भी जाते हैं तो आपको संतोष नहीं मिलेगा। ये देश आपके इतिहास में आपका काला इतिहास लिख देगा, आप कलंकित हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चट्टानी राजेश, यूट्यूब चैनल राजेश कौशिक राइटर, जय, नमस्कार।